दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यहाँ पर यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो जो खासकर बिगनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जो लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, तो आज की जो कहानी है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एको। दोस्तों ECHO, इसको इको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एको। और एको एक नाउन है जिसका मतलब होता है गूंज या फिर प्रतिध्वनि। जब हम कुछ ऐसी स्थिति, जब हम कुछ बोलें और वो चीज़ हमें सुनाई दे, जिसे हिंदी में कहते हैं गूंज, उसे इंग्लिश में एको कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और मैं इसको बिल्कुल ही एक एक वर्ड को ट्रांसलेशन करूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर एक वर्ड की मीनिंग को ज़रूर नोट करें, जो भी नए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रोमी लिव्ड ऑन आ हिल साइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों, हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ या कोई ढलान। पहाड़ी ढलान को हिल साइड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रोमी लिव्ड ऑन अ हिल साइड, मतलब रोमी एक पहाड़ी ढलान पर रहता था। वन डे ही वेंट टू आ हिल टॉप एंड शाउटेड नो हेलो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, WENT, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, ही वेंट वह गया। कहाँ गया? टू अ हिल टॉप। दोस्तों, हिल टॉप का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, जिसे पर्वत शिखर भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर गया, या कह सकते हैं पर्वत शिखर पर गया। एंड शाउटेड, शाउट मतलब चिल्लाना और सेकंड फॉर्म शाउटेड, और चिल्लाया। नो हेलो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर गया और वो चिल्लाया नो हेलो। द वॉइस एकोड अराउंड। दोस्तों, अराउंड मतलब होता है आसपास। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म वहाँ लगाई जाती है। तो ECHO। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो शब्द है ECHO, जो इसका टाइटल है एको, ये नाउन भी है जिसका मतलब होता है गूंज, और प्लस ये वर्ब का भी काम करती है। तो ऐसे कई सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो अपने आप में नाउन भी होते हैं, साथ के साथ वो वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। एको मतलब गूंजना और सेकंड फॉर्म एकोड। तो क्या अर्थ हुआ? द वॉइस एकोड अराउंड, जो आवाज़ थी वो आसपास में गूंजी। रोमी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। इस वाक्य में कुड नॉट का यूज़ किया गया है। देखिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तब हमें कुड का यूज़ वहां करना होगा। जो कुड है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया वाक्यों को कैसे पहचान करेंगे, ऐसा कोई भी वाक्य जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई होगा, आपको वहां कुड का यूज़ करना है। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? रोमी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। रोमी ये नहीं समझ सका। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जो रोमी नामक ये बालक है वो एक पहाड़ की ढलान पर रहता था, और एक दिन वो एक पहाड़ की चोटी पर गया और वो वहाँ से चिल्लाया कि नो हेलो। और जो आवाज़ थी, द वॉइस एकोड अराउंड, वो आसपास में उसकी जो आवाज़ थी वो गूंजी। रोमी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, और रोमी इस बात को नहीं समझ सका। ही अगेन शाउटेड। शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड शाउटेड। अगेन मतलब दोबारा। ही अगेन शाउटेड, वह दोबारा चिल्लाया। हु इज़ देयर,
वहाँ कौन है। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों हु का मतलब होता है कौन, जो कि एक इंटरोगेटिव वर्ड है। तो क्या अर्थ हुआ, जो ही अगेन शाउटेड वह दोबारा चिल्लाया, हु इज़ देयर वहाँ कौन है, द वॉइस वंस अगेन इकोड, और जो आवाज़ थी, वॉइस मतलब आवाज़, वंस अगेन फिर एक बार, इकोड गूंजी मतलब जो आवाज़ थी फिर एक बार गूंजी। नाउ रोमी गॉट एंग्री। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है और यहाँ कुछ समझने वाली चीज़ आप उससे ज़रूर समझ लीजिए। देखिए अगर आप इस वर्ड के बारे में बात करें, जो शब्द है ANGRY, आप ऑलरेडी जानते हैं एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना, जो कि एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको क्या करना होता है। दोस्तों नॉर्मली जब आप सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो आप एडजेक्टिव को ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप बोल रहे हैं ही इज़ एंग्री, वह गुस्से में है, वह क्रोधित है, ही वॉज एंग्री, तब आपको एंग्री के साथ कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन होता यह है दोस्तों, जब आप इस एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसको एंग्री को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया। तो गेट एंग्री का मतलब नाराज़ होना, क्रोधित होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट एंग्री। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ रोमी गॉट एंग्री मतलब अब रोमी को गुस्सा आ गया, मतलब रोमी क्रोधित हो गया। ही वेंट टू हिज हाउस, हिज मतलब अपने, इसे भी नोट कर लीजिए, हिज मतलब अपने। ही वेंट टू हिज हाउस, वह अपने घर गया, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। एंड कंप्लेंड टू हर मदर। दोस्तों देखिए आप इसे भी नोट ज़रूर कर लीजिए। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, उस फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है कंप्लेंट, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। COMPLAIN, कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप इसमें ED लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म है। तो आप चाहें तो इसको सेपरेटली आप इसे अलग अलग नोट कर सकते हैं, कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कंप्लेंट। तो क्या अर्थ हुआ, ही वेंट टू हिज होम, वह अपने घर गया, एंड कंप्लेंड टू हर मदर, और अपनी माँ से शिकायत की, दैट की समवन ऑन द हिल टॉप मतलब कोई है, ऑन द हिल टॉप पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर, वॉज समवन ऑन द हिल टॉप मतलब कोई पहाड़ की चोटी पर, वॉज इमिटेटिंग हिम उसकी नकल कर रहा था। और दोस्तों यहाँ देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ रहता रहती वाक्य की टेल पर हो, ऐसे स्थानों पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ब को भी नोट कर लीजिए। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, नकल उतारना, और जो फोर्थ फॉर्म है वो है इमिटेटिंग। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी तो मैं इसको बता देता हूँ, आप कृपया करके नोट कर लीजिए। IMITATE, इमिटेट मतलब नकल करना, किसी की नकल उतारना, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो पूरी लाइन का यहाँ से क्या मतलब निकला कि वह अपने घर गया, एंड कंप्लेन टू हर मदर, और अपनी माँ से शिकायत की, दैट समवन ऑन द हिल टॉप वॉज इमिटेटिंग हिम मतलब कोई, मतलब कि पहाड़ के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर कोई उसकी नकल कर रहा था। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उनको सब कुछ बताया। और दोस्तों यहाँ पर जो हर है वो उसकी माँ के लिए यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट के तौर पर। चलिए आगे देखिए। हर मदर मेड हिम अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नो वन बट हिज ऑन वॉइस विच वॉज echoing। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि एक एक स्ट्रक्चर को आप समझ लें। हर मदर मेड हिम अंडरस्टैंड। दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, लेकिन मेक अंडरस्टैंड मतलब होता है समझाना। तो और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। हर मदर मेड हिम अंडरस्टैंड, उसकी माँ ने उसे समझाया, दैट की इट वॉज नो वन बट हिज ऑन वॉइस मतलब वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आवाज़ थी, विच वॉज echoing जो कि गूंज रही थी। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब निकला कि उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आवाज़ थी, विच वॉज echoing जो कि गूंज रही थी। शी फर्दर सैड। दोस्तों फर्दर का मतलब होता है आगे। शी फर्दर सैड उन्होंने आगे कहा, दिस
हैपन्स इन आर डेली लाइफ टू। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ जो TOO है टू इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है भी, और डेली लाइफ का मतलब होता है रोज़मर्रा का जीवन। तो क्या अर्थ हुआ, दिस शी फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दिस हैपन्स इन आर डेली लाइफ टू। दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये छोटा सा जो वाक्य है आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कभी भी इट या दिस या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तब वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर आपको इट, ही, शी, इट, दिस या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन देखने को मिले तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म क्यों लगाई गई है। HAPPEN, हैपन का मतलब है होना, किसी चीज़ का घटित होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म का लगने का रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या दिस होगा तो फिफ्थ फॉर्म वहाँ पर लगाई जाएगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने आगे कहा दिस हैपन्स, मतलब ये होता है, इन आर डेली लाइफ टू, मतलब ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, हमें आगे पता चलेगा। इफ़ वी टॉक पोलाइटली विद अदर्स, इफ़ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, टॉक मतलब बात करना। और दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, सबसे पहले जो एडजेक्टिव है उसे नोट कर लीजिए, POLITE, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जो कि एडजेक्टिव है, और लेकिन जब आप इसमें LY जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पोलाइटली, जो फिलहाल ये है। पोलाइटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से। उसके अलावा दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है एक वाक्य के अंदर। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। एडवर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, मतलब जो वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसको एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो पोलाइटली का मतलब हो गया विनम्रता से। तो आगे तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या बोला, इफ़ वी टॉक पोलाइटली विद अदर्स, यदि हम दूसरों से विनम्रता से बात करते हैं, दे विल ऑल्सो टॉक पोलाइटली टू अस, वे भी हमसे विनम्रता से बात करेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे है, इस छोटी छोटी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। THEY, दे का मतलब क्या होता है, वे या फिर वे लोग, ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाएगा। और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पर गागेगी वाक्य की टेल पर होंगे, ऐसे स्थानों पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी जैसा यहाँ लगाई गई है। और ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब निकलेगा, इफ़ वी टॉक पोलाइटली विद अदर्स दे विल ऑल्सो टॉक पोलाइटली टू अस, अगर हम दूसरों से विनम्रता से बात करेंगे वे भी हमसे विनम्रता से बात करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर कितनी गहरी बात कही गई है। देखिए यही जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें किताबों से सीखने को मिलती हैं या फिर जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, हमें हमेशा ही किसी से भी बड़े ही पोलाइटली बात करनी चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति का गुण होता है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा गुण है कि हम जिससे भी बात करें बड़े ही विनम्रतापूर्वक बात करें, सम्मान के साथ बात करें। और दोस्तों इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि आप एक अच्छे परिवार से हैं और आप एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि आप बड़े ही पोलाइटली तरीके से, विनम्रता से आप दूसरों से बात करते हैं, सम्मानजनक रूप से। तो ये जो एक गुण है किसी भी व्यक्ति का बहुत ही अच्छा गुण है, और इस गुण के कारण ऐसे जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, विनम्रता से बात करता है, ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद भी करता है। तो दोस्तों इस बातों का भी आप ध्यान रखें कि जब भी पॉसिबल हो विनम्रतापूर्वक की बात आप दूसरों से करें। चलिए आगे क्या मतलब हुआ इसका, एंड इफ़ वी टॉक हार्शली विद देम। दोस्तों हार्शली जैसा ऊपर आपको मैंने बताया, एडवर्ब जो है वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो देखिए यदि आप इस वर्ड के बारे में बात करें, HARSH, हार्श हो गया एडजेक्टिव जिसका मतलब है कठोर, और LY जुड़ने पे ये एडवर्ब बन जाएगा, और हार्शली का मतलब हो जाएगा कठोरता से। तो उन्होंने आगे क्या कहा, इफ़ वी टॉक हार्शली विद देम, यदि हम उनसे कठोरता से बात करेंगे या कठोरता से बात करते हैं, दे विल आंसर इन द सेम मैनर, वह भी इसी तरीके से जवाब देंगे। चलिए तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम किसी से कठोरता से बात करेंगे तो वो भी हमसे कठोरता से ही बात करेंगे।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और मॉरल यही है जो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है कि हमें हमेशा ही मतलब हर किसी से हमें सम्मानपूर्वक प्लस विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और विनम्रतापूर्वक हमें उनसे बातें करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को दोस्तों हाइप किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो जाए, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं या फिर आप जान के नहीं करते हैं। तो दोस्तों यदि पॉसिबल हो तो आप इस वीडियो को हाइप करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।